दोस्तों, बादल गरजने के साथ ही मेरे मन में अब बहुत सारे विचार एक साथ उठ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लंबे सफर को अंजाम देने के लिए आखिर मुझे किन किन मुसीबतों से सामना करना होगा, क्योंकि अभी अभी मैं बहुत ही भयंकर कीचड़ से निकलकर यहाँ तक जो पहुँचा था और अब एक बार फिर से बारिश ने रास्ते में दखलबाजी करना शुरू कर दिया। मेरे बगल में मेरा छोटा भाई नितिन बैठा हुआ था कि तभी नितिन ने अचानक से बोला, अरे भैया, आज तो सारा दिन खराब है। कभी भी बिना मौसम के बारिश हो जाती है और तो कभी भी रास्ते पर न जाने इतना कीचड़ कहाँ से आ जाता है। तब मैंने उसे बताया कि ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में इस तरह की चीज होना एक आम बात है। यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह में बारिश होना भी एक आम बात है, क्योंकि यहाँ के लोग इस बारिश को पहाड़ी बारिश के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ की एक नॉर्मल चीज है। मेरी बात सुनकर नितिन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब गाड़ी की रफ्तार में ना जाने क्यों थोड़ी बहुत गिरावट आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अब उस रफ्तार में नहीं चल पा रही है जिस रफ्तार में मैं गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता था कि ढलान होने की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन अभी अभी थोड़े दिन पहले ही तो गाड़ी की सर्विस करवाई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता कि अचानक मेरी नज़र सड़क के बीच में पड़ी। ऐसा लग रहा था कि सड़क के बीच में कोई आदमी सोया हुआ है। जब मेरी गाड़ी उसके और करीब गई तो मैंने देखा कि वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक आदमी था, जिसने अपने हाथों में कुछ अजीब प्रकार की मालाएं पहनी हुई थी। उसे देखकर एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई तांत्रिक है। फिर मेरा ये अंदेशा हकीकत में तब्दील हो गया, क्योंकि वास्तव में वो एक तांत्रिक ही था। फिर मैंने उस तांत्रिक को आवाज़ देते बोला, अरे ओ भाई साहब, ज़रा मेरी बात तो सुनो। लेकिन मेरे एक दो बार आवाज़ देने के बाद भी उसने उठकर मेरी तरफ नहीं देखा। ऐसे में मुझे उसके करीब जाकर ही उसे हाथ लगाना पड़ा। पर जैसे मैंने उसे हाथ लगाया तो उसकी आंखें एकदम से खुल गई और वो अपनी लाल लाल आंखों के साथ मेरी तरफ देखते बोला, कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब मैंने उसे बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं अपने सफ़र को अंजाम दे रहा हूँ। फिर बाद में उसने एक बार के लिए मुझे ऊपर से नीचे तक घुरा और फिर वो वहाँ से खड़ा होकर दूसरी तरफ चल दिया। हालांकि मुझे लगा था कि शायद मैंने इस तांत्रिक को तंत्र मंत्र करते हुए छेड़ दिया है, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा बरसाएगा। लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो अपने गुस्से को शांत करते हुए वहाँ से दूसरी ओर निकल गया। मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। वो अभी वहाँ से निकलते हुए एक बार के लिए पीछे पलटा और एकदम से बोल पड़ा, रास्ता खराब है, ज़रा संभल कर जाना। इतना बोलकर मानो वो मेरी आंखों से ओझली हो गया। मैंने भी एक लंबी सांस ली और उसके बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने अपने छोटे भाई के साथ फिर से सफ़र को अंजाम देना शुरू कर दिया था। हम दोनों बहुत ही नॉर्मल होकर गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। फिर इतने में मेरे भाई ने चिल्लाते बोला, अरे भैया, वो बच्चा देखो, हवा में लटक रहा है। उसकी बात सुनते मेरे कान खड़े हो गए और फिर मैंने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने छोटे भाई की तरफ देखते बोला, अरे क्या यार नितिन, ये मजाक का टाइम थोड़ी है। लेकिन नितिन के पसीने छोटे हुए थे, वो बुरी तरह से डरा हुआ था। नितिन का हुलिया देखकर मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता था कि उसने किसी भयानक दृश्य को देखा है। फिर उसके बाद मैंने नितिन को बोला, अरे भाई, तू ठीक तो है ना? लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं अंदर ही अंदर से नितिन की इस हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। नितिन ना तो कुछ कहने की कोशिश कर पा रहा था और ना ही अब वो मेरी ओर देख रहा था। वो कांपते हुए बस डिवाइडर को देखे जा रहा था। बाद में मैंने गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि उस तांत्रिक ने ये चीज़ सही कही थी कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ से संभल कर निकलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऐसे में मैं अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आने वाली विपदा मेरी ज़िंदगी में तबाही मचा देगी। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही अचानक ही मुझे भी कुछ अजीब सा दृश्य दिखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क के बीच में कोई बच्चा खड़ा हुआ है। दूर से ही मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ गई थी, लेकिन गाड़ी को इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाना मेरे बस में नहीं था। पर मैंने कोशिश को अंजाम तो दे दिया, लेकिन ज़ोर से ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो पाई और मेरी गाड़ी उस मासूम बच्चे को कुचलते हुए उसके ऊपर से आगे निकल गई। हालांकि इतनी रात को सड़क के ऊपर किसी बच्चे का होना भी एक अजीब बात थी।
मगर फिर भी किसी इंसान को गाड़ी के नीचे कुचल देना मेरे लिए एक गहरा दाग हो गया था। उस बच्चे को कुचलने के बाद मेरी गाड़ी उस जगह से लगभग 50 से 60 मीटर आगे जाकर एकदम से रुक गई। और फिर उसके बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि सड़क एकदम सपाट पड़ी हुई थी। हल्की हल्की रोशनी में मुझे सड़क के ऊपर आजू बाजू के पेड़ों के सूखे पत्ते ही नजर आ रहे थे। और फिर तभी एक सन्नाटे ने वहां अपनी गहरी चादर बिछाई हुई थी। फिर वहां पर हल्की हल्की हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि पल भर में यहाँ का मौसम बदल गया है। उधर मेरा भाई नितिन अभी भी किसी पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठा हुआ था। तभी मैंने नितिन को बोला, भाई तूने अभी अभी सड़क के ऊपर उस बच्चे को देखा था ना? मेरी बात सुनकर उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। फिर उसने बोला, भाई वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक बला थी जिसे कच्चा कलवा कहते हैं। अब उसकी बात सुनकर मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि मैंने ये नाम पहले भी सुना था और मैंने ये भी सुना था कि ये एक बहुत ही भयानक तंत्र बला होती है जो इंसान को किसी भी क्षण खत्म करने की ताकत रखती है। मैं भूतों के हाथों मरना नहीं चाहता था दोस्तों। ऐसी हालत में मैंने गाड़ी को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन अब तो मुझे एहसास हो रहा था कि गाड़ी को मैं नहीं चला पा रहा हूँ, बल्कि गाड़ी खुद अपने आप चल रही है। यही बात जब मैंने अपने भाई नितिन को बताई तो वो और भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने बोला, ऐसी हालत में हमें गाड़ी से नीचे उतर जाना ही चाहिए, पता नहीं ये गाड़ी हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। उसकी भी बात सही थी, क्योंकि अगर हम इसी गाड़ी के अंदर बैठे रहते तो ना जाने गाड़ी हमें किस इलाके में ले जाती और फिर उसके बाद हमारा वहाँ से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिर ऐसे में मैंने अपने भाई नितिन से बोला, एक काम करते हैं, गाड़ी की चाबी खोलो और बाहर निकल कर गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। उसने भी मुझे यही करने का सजेशन दिया और फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही गाड़ी के अंदर से चाबी निकाल ली। गाड़ी को बंद करने के बावजूद भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, पर किसी तरह से मैंने दरवाजा खोला और भागती हुई गाड़ी से नीचे कूद गया। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब नितिन गाड़ी से नीचे नहीं कूद पाया। मैं तो गाड़ी से नीचे कूद गया था, लेकिन गाड़ी ने पहले से ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली थी और नितिन का बगल वाला लॉक बिल्कुल भी नहीं खुल पाया। ऐसे में मैं अब गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि गाड़ी ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी थी उससे ये साफ लग रहा था कि ये नितिन के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। नितिन के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट तक गाड़ी का पीछा कर पाया। उसके बाद गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई, लेकिन जिस दिशा में वो गाड़ी गई थी मैंने ठीक उसी दिशा में भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपने भाई को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब मुझे चिंता हो रही थी कि इस वक्त वो किस हाल में होगा और उसके साथ क्या हो रहा होगा। यूं ही भागते भागते मैं उस सड़क को काफ़ी दूरी तक क्रॉस कर चुका था, पर तभी मेरी नज़र एक कच्चे रास्ते पर पड़ी। पहले तो मैंने उस कच्चे रास्ते को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब मैंने उस रास्ते के ऊपर एक टूटी लाइट को पड़ा हुआ देखा तो फिर मेरी आंखें चौंधे आ गई। मुझे समझ में आ गया कि मेरी गाड़ी इसी तरफ गई है, क्योंकि ये गाड़ी की लाइट हमारी ही गाड़ी की लाइट थी, जिसको मैं अच्छी तरह से पहचान सकता था। फिर बाद में मैंने उस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं उस रास्ते की तरफ गया तो मैंने देखा कि वो एक मोहल्ले टाइप का कुछ था। उसको देखते मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपने भाई की टेंशन खाई जा रही थी। धीरे धीरे मैंने उस मोहल्ले की तरफ दिखने वाले बड़ी सी सोसाइटी में अपने कदम पटकने शुरू कर दिए। दिखने में तो वो एक आलीशान समिति लग रही थी, लेकिन असलियत तो ये थी कि उस सोसाइटी को बंद हुए सालों बीत चुके थे। ऐसे में वहाँ आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंखें अभी भी मेरी गाड़ी की तलाश कर रही थी और इतने में ही मेरी नज़र एक हेडलाइट की रोशनी पर पड़ी। उसको देखते मैं समझ गया कि ये मेरी ही गाड़ी है। जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई गाड़ी के बगल में गिरा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अभी मैं उसे उठाने की कोशिश ही कर रहा था कि उस गाड़ी का दरवाजा एकदम से खुल गया। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गाड़ी का शिकार हो गया हूँ। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि कोई आदमी अपने जूते पटकते हुए मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात तो ये थी कि मुझे वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। वहाँ की खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि आसपास में कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ तक कि वहाँ कोई छोटा मोटा
जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। शायद इतना ज़्यादा सन्नाटा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इधर मैं अपने छोटे भाई को होश में लेकर आने की पूरी कोशिश में था। फिर थोड़ी देर के बाद उस आवाज़ का आना भी एकदम से बंद हो गया और उसके बाद मेरे छोटे भाई ने अचानक से अपनी आँख खोली और उसकी आँख खुलते मेरी सांस में सांस आई। लेकिन अब मेरे सामने दूसरी चुनौती ये थी कि मैं अब इस बड़ी सी सोसाइटी के अंदर से बाहर कैसे निकलूं। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ और सोचता कि अचानक ही मेरे भाई ने मेरा गला पकड़ा और मुझे एकदम से दूसरी तरफ धकेल दिया। दोस्तों, उसका ये रूप देखकर मैं समझ गया कि इतनी देर से जो घटनाएं हमारे साथ घट रही थी वो सच में किसी भूत का खिलवाड़ था और अब उस ऊपरी साए ने मेरे भाई के शरीर पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अब यहाँ से निकल पाना भी मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं किसी भी हालत में इस जगह पर तो नहीं रुक सकता था। किसी तरह से मैंने अपने आप को छुड़वाया और अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई से दूर भागने लगा। यूं ही भागते भागते मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल सकता हूँ। हालांकि इस चीज़ में मुझे थोड़ा खतरा तो महसूस हो रहा था, लेकिन अगर मैं ऐसा खतरा नहीं उठाता तो शायद मौत के घाट उतर जाता। सबसे पहले तो किसी तरह मुझे अपने भाई को काबू में करना था, लेकिन जिस तरह से उसकी हरकतें थी उस हिसाब से उसे कंट्रोल कर पाना मेरे बस से बाहर था। फिर बाद में मैंने किसी तरह से अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकलना ही सही समझा और मैं जानता था कि अगर मैं अपने भाई को साथ लेकर निकलूँगा तो हो सकता है वो मेरी मौत का कारण न बन जाए। ऐसे में इस समय पर उसको अकेला ही छोड़ना बेहतर था। फिर जब मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो अब मुझे अपना भाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरे लिए रास्ता एकदम साफ लग रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं तुरंत ही भागते हुए वहाँ से निकला और तुरंत ही अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया। अब तक मेरी दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी, लेकिन जैसे मैं गाड़ी के अंदर सवार हुआ तो मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरा भाई बैठा हुआ था और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसकी आंखों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो मेरे ऊपर अभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे में मैंने काफ़ी संभल कर ड्राइव करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय तो मुझे लगा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर परिस्थितियाँ कुछ इस कदर हावी हो गई थी कि अगर मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता तो डर के मारे मेरी जान निकल जाती। लेकिन अब हैरान की बात तो ये थी कि मेरा छोटा भाई मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। वो एकदम खामोशी से बैठा हुआ था और जैसे मेरी गाड़ी उस बड़ी सी सोसाइटी के अंदर से बाहर निकली तो मेरी भाई की आंखें पहले की तरह नॉर्मल होने लगी और वो एक बार के लिए बेहोश होकर सीट से नीचे गिर पड़ा। हालांकि मैंने कार की रफ्तार को बढ़ाए रखा और उसके थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ी हाईवे पर पहुंच गई। हालांकि हाईवे पर पहुंचने के बाद भी मेरे अंदर पहले की तरह डर बना हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं एक काली माता के मंदिर के पास पहुंच गया। पर जैसे मैं उस मंदिर के पास पहुंचा तो एक बार फिर से मेरे भाई ने हलचल करना शुरू कर दिया। वो इतनी बुरी तरह से छटपटा रहा था कि मैं उसे इस स्थिति को देखकर बुरी तरह से डर गया था। पर तभी एक साधु की तरह दिखने वाला आदमी उस मंदिर के अंदर से बाहर आया। इतनी रात को उसको अचानक बाहर देखकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद वो सीधा मेरी गाड़ी के पास आया और उसने मेरे भाई के माथे पर एक तिलक लगा दिया। पर जैसे उसने उस तिलक को लगाया तो उसके बाद मेरे भाई की सारी हलचल एकदम से बंद हो गई और वो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गाड़ी में ही लेटा रहा। फिर 2 मिनट के बाद वो एकदम नॉर्मल लगने लगा, मानो उसके ऊपर से वो काला साया हट गया हो। सब कुछ पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो गया था। मेरे भाई को इस कंडीशन में देखकर मेरे अंदर एक अलग ही खुशी थी। तभी उस साधु की तरह दिखने वाले आदमी ने बोला, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई खतरा महसूस नहीं होगा। फिर जाते वक्त मैंने उस साधु से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार इतना कड़क था कि उसके सामने बात कर पाना भी मुश्किल था। बाद में उसके बताए मुताबिक मैंने अपनी गाड़ी को तुरंत ही उस जगह से निकाल लिया। दोस्तों, उस भयानक और अनसुलझे रास्ते से निकलकर मैं अपने इलाके में पहुंच गया। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मेरी ज़िंदगी में असल घटना थी और वो एक खौफनाक किस्सा था जिसको भूल पाना मेरे बस से बाहर था। जब मैंने बाकी के लोगों को भी इस बारे में बताया तो उनका कहना था कि कच्चा कलवा नाम की वो भयानक शक्ति बड़े बड़े लोगों को मौत के घाट उतारने में सक्षम होती है।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।